डॉक्टर दिनेश शर्मा, सतीश महाना, केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और हम लोग में आज ऑडियंस नहीं है और नए अंदाज में आप हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना है, इसलिए हमने भी कुछ अलग किया और चर्चा करेंगे कि जो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के लिए वो क्या वाकई जो बहुमत मिली है बीजेपी को और जो सर्वमत से सरकार चलाने की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद वो सर्वमत पर फिट बैठते हैं या नहीं? क्या वो सबसे कर्मठ नेता लगे बीजेपी को कि उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है? बनाने के पीछे की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश के लिए कैसे रहेंगे आदित्यनाथ योगी? क्योंकि आदित्यनाथ योगी जो हैं वो अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में अब तक रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ था कि आखिर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए कैसे चुना गया। मैं एक झलक दिखाना चाहती हूँ आपको उनके कुछ बयानों की जो उन्होंने पहले दिया था। हालांकि अब वो कह रहे हैं अपने मंत्रियों से भी कि वो गलत बयानी ना करें। तो सही बात है कि जब उन्हें हेडमास्टर बना दिया गया है तो शायद वो अच्छी डिसिप्लिन रखेंगे। लेकिन एक नज़र इतिहास पर। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। विकास के लिए शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए। विकास की आड़ में आपको लव-जिहाद करने का, देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का ये तो कोई अधिकार नहीं है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देने की हमारी परंपरा लेने की है, देने की नहीं। आजम खान तैयार हो जाओ देने के लिए, अब लेने की बारी समाप्त। तो अगर ईसाई और मुसलमान बने तो जायज, लेकिन अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू ईसाई और मुसलमान बन गया है और स्वेच्छा से वापस आना चाहता है तो उस घर वापसी का विरोध क्यों होता है? हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र क्यों असुरक्षित हो जाता है? क्यों राष्ट्र विरोधी गतिविधियां वहां पनपती हैं? क्यों वहां पर मजहबी और जुनून के साथ भारत विरोधी नारे लगने लगते हैं? शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। तो आपने सुना आदित्यनाथ पहले क्या कुछ कह चुके हैं। मेरे साथ योगेंद्र यादव मौजूद हैं इस वक्त, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और योगेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आपने आदित्यनाथ ने जो पहले कुछ कहा है उससे आप बखूबी परिचित हैं। कहा जा रहा था, चर्चा चल रही थी कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो कई गुणों से संपन्न होंगे, ऐसे होंगे जो बड़बोले ना हो और काम करें। तो आपको क्या गुण दिख रहे हैं आदित्यनाथ योगी में? निधि जी, उन्होंने सिर्फ कुछ कहा ही नहीं है, बहुत कुछ किया भी है। अगर आप देखें, अखबारों में खबर छपी थी सन 1998 से लेके अब तक अखबारों में बार बार खबर छपी है स्थानीय स्तर पे क्या कुछ हुआ, उनके कौन कौन विरोधी थे और अचानक वो विरोधी कैसे गायब हो गए। काफ़ी संगीन आरोप रहे हैं। अब आरोप हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट में प्रूव हो चुके हैं, लेकिन उनके यदि बयान पढ़े, जो आपने बयान सुनाए हैं, दूसरे बयान भी मैंने सुने, वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं जी। तो जो प्रश्न वो उठता है वो प्रश्न ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बना सकती है, नहीं, बिल्कुल बना सकती है। एमएलए होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, एमएलए नहीं हो उसको बनाया जा सकता है। लेकिन जिस किस्म के बयान देते रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये क्या कोई इस देश का संवैधानिक पद रखने वाला व्यक्ति ऐसे बयान दे सकता है? तो योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान क्या यही उनमें बहुत बड़ा गुण दिखाई दिया बीजेपी को? उनके ये जो बयान थे वो उनके बीजेपी के फायदे के लिए साबित होंगे? आखिर ऐसा क्या गुण नजर आया कि इतने नाम चल रहे थे लेकिन सबसे कर्मठ, सबसे अच्छे सूटेबल कैंडिडेट वही लगे? तो जो उनके बयान थे इसका मतलब वो फायदेमंद होंगे बीजेपी के लिए? मैं समझता हूं कि ये सोचा समझा एक
ये एक कदम है। ऐसा इतना बड़ा सिलेक्शन, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री को चुनना कोई छोटा निर्णय नहीं है और जाहिर है कोई अनजाने में नहीं हुआ होगा। जाहिर है वो क्या करते रहे हैं इसके बारे में ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को पता नहीं होगा। ये सब कुछ जानबूझ के एक समझा हुआ कदम है और मैं समझता हूं कि ये 2019 को ध्यान में रख के ये उठाया गया एक कदम है और एक तरह से बिल्कुल साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहेगी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी में एक अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन थी जो था कि हाँ ठीक है, चुनाव में हमने थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो हम संतुलन में रहेंगे, तब हम बिल्कुल सोच समझ के बोलेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक शब्द ऐसा नहीं बोला जिस पे आप एतराज कर सकते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें परवाह नहीं है, बिना इसके हमने जीता है। और वो एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हाँ, हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ जुड़ें, जो ना जुड़े ना जुड़ें। तो ये बिल्कुल स्पष्ट सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की रणनीति है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन निधि, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। मैं बाकी सब अपने सेकुलर मित्रों की तरह इसका कोई स्यापा, दुख, अफसोस नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं इसके लिए अगर ये हुआ है, हमारे देश में अगर ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है तो इसका दोष केवल बीजेपी को नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूं इस देश की पूरी सेकुलर राजनीति को इसका दोष स्वीकार करना पड़ेगा। सेकुलर राजनीति के शून्य की वजह से ऐसी स्थिति बनी है जहां इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। जी, मेरे साथ कमाल हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। कमाल, योगेंद्र यादव जो बात कह रहे हैं कि ये जो किया गया वो सोचा समझा कदम है, जाहिर है, और 2019 को सोचकर ये कदम उठाया गया। तो कैसे देखते हैं आप 2019 को? आप देख रहे हैं कि यूपी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। हालांकि आदित्यनाथ योगी लगातार विकास का नारा दे रहे हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं। अपने मंत्रियों को भी सोच समझकर बयान देने की बात उन्होंने कही है, पर आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में यूपी को? देखिए, एक उनके एमएलए हैं जो उनके शिष्य भी हैं, श्याम धनी जी, जो वो कल जब योगी जी चुने गए हैं उसके बाद वो जहाँ पे उनका चुनाव हो रहा था उस बिल्डिंग से बाहर आए, तो हमने उनसे कहा कि आप हमको ये बताइए कि योगी जी क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए प्रदेश के लिए। तो उन्होंने कहा कि उनका नारा हमेशा से हिंदुत्व और विकास रहा है। तो हमने कहा लेकिन हिंदुत्व तो एक धर्म की बात है, अगर वो जब तक मठ के कोई महंत हैं या आप पार्टी में हैं तो भी आप हिंदुत्व की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं तो 22 करोड़ लोगों के गार्जियन होते हैं और उसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो वो सिर्फ हिंदुत्व की बात कैसे हो सकती है? और 20% लोग यहाँ मुसलमान हैं जिनका आपकी पार्टी में कोई भागीदारी नहीं है, जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस से वो बाहर कर दिए गए, वो उनको रखा नहीं गया, उसमें कहा उनकी विनेबिलिटी नहीं है, तो 403 में से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस प्रदेश में जो 20% मुसलमान हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो चुनाव जीतने लायक समझा गया हो? तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए ऐसा है कि जो मुसलमान भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता को भारत माता कहेंगे, और जो मुसलमान वंदे मातरम बोलेंगे उनके प्रति योगी जी उदार रहेंगे। तो अगर किसी चुनी हुई सरकार के, अगर डेमोक्रेसी में चुने हुए चीफ मिनिस्टर का एक चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह की बात करता है जो बिल्कुल अधिनायकवाद जैसी बात है, तो पता नहीं योगी जी आगे क्या बोलेंगे, ये तो पता नहीं है, लेकिन उनके लोग किस तरह की सोच रखते हैं इस समाज के बारे में, ये समझा जा सकता है। जी, अखिलेश, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूंगी कि योगी जी के लोगों पर लगाम नहीं रह पाएगी, पर क्या योगी जी बदल जाएंगे? अब जिस तरह के बयान थे वो अब ज्यादा संयमित बयान देंगे और उनको हम एक अलग रूप में देखेंगे? नगमा, अगर योगी जी बदल गए तो मुझे लगता है कि जो फैसला किया गया था, जिसकी वजह से उनको बनाया गया था, फिर वो फैसला जो है वो बेकार हो जाएगा। जो लोग आज उनको समर्थन कर रहे हैं या फिर पसंद करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो योगी हैं। बीजेपी ने भी ये सोच करके उनको बनाया है। अगर वो भी वही सारी बातें करने लगे सर्वधर्म संभाव की, या फिर कहें कि सबको साथ साथ रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, साथ सबका विकास नहीं कहेंगे, कह तो रहे हैं, कम से कम उन्होंने आज भी कहा है, कल भी कहा है, उनके परिवार की ओर से भी यही बात की गई है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से यही बात की है। आज जिस तरह का मंत्रिमंडल का गठन उन्होंने किया उसमें भी ये बात दिखाई दी है कि सबको साथ लेकर के वो चलना चाहते हैं।
एक गुमनाम से मुस्लिम नेता को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, करके कम से कम संदेश देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा और देखना होगा कि उनके इरादे क्या हैं। आज कम से कम जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो भाषा उन्होंने बोली है, एक तरह से वो भाषा है कि वो सौहार्द वाली भाषा है। वो अपनी ओर से एक पहल करना चाहते हैं, जो एक उनके ऊपर छवि जो बना दी गई है उसको मिटाना चाहते हैं। लेकिन क्या उनके समर्थकों को ये बात स्वीकार होगी? मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार होगी। राजेश शर्मा, आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन लोगों के दिल में ये सवाल उठ रहा है, और जो योगेंद्र जी कह रहे थे और कमाल कह रहे थे कि जो एक खास किस्म के मुसलमान हैं तो उनको तो वो स्वीकारेंगे, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे। और दूसरी ये बात कि ध्रुवीकरण बढ़ेगा। और योगेंद्र जी ने एक और बात कही कि अगर मोदी जी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर जो हमारे साथ हैं तो ठीक है, हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ मतलब हम तो ये करेंगे, इस तरह की। तो वो जो हिंदुत्व का चेहरा अब नजर आ रहा है वो उस दिन नजर नहीं आया था। विक्ट्री परेड जिस दिन हुई थी, जिस दिन 325 सीटों की घोषणा थी, आप भी यहाँ थे, मैं भी यहाँ, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी ने बड़े स्टेट्समैन जैसी बातें की थी। जिन्होंने वोट दिया उनकी भी सरकार, नहीं दिया उनकी भी सरकार, पर जो शख्स अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वो इस तरह की छवि बिल्कुल नहीं रखते। ये आपको कहीं नगमा जी गलत लग रहा है। ये 1998 में पहली बार इलेक्शन जीते थे, तब 25,000 वोटों से जीते थे 26 साल की उम्र में। उसके बाद में ये 1,42,000 वोटों से जीते हैं, उसके बाद 2,20,000 वोटों से जीते हैं, 3,12,000 वोटों से। ये लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा नेता हो जो हर किसी को एक्सेप्टेबल हो, जो कर्मठ है, स्ट्रांग है, कर्मयोगी है, और इस रोगी उत्तर प्रदेश को जो कहीं ना कहीं आज के दिन अपराध से और करप्शन से पूरी तरह से ग्रस्त कर दिया गया, उस उत्तम प्रदेश को रोगी प्रदेश बना दिया गया, उसको सुधारने के लिए एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इस देश को सुधार सकता है, इस प्रदेश को सुधार सकता है, ऐसा योगी से अच्छा कोई आदमी हो नहीं सकता था। वो शुरू से जाने गए हैं, वो गरीबों के बीच में काम करते हैं, और हर समय अगर कोई भी उनके पास गोरखपुर गया हो वो सबके बीच में क्या गरीबों के बीच काम करने के लिए जाने जाते रहे? हम तो अब तक इसलिए जाने कि वो ऐसे ऐसे बयान देते रहे। तो आपको लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई क्योंकि वो इतना काम कर रहे थे, इतने कर्मठ थे? कर्मठता के लिए लोकप्रिय हुए क्या वो कभी भी? अब करते होंगे जरूर, लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है प्रचंड बहुमत से, इसके पीछे अति पिछड़े और अति दलितों के वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय पर विचार करें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का है, तो आप, मुझे लगता है कि इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। जो बातें कही जा रही हैं ये सब बातें भी अपनी जगह हैं, मैं किसी बात का खंडन करते हुए नहीं कह रहा हूं। ये जो गोरखनाथ पीठ है, ये गोरखनाथ पीठ बुनियादी तौर पर समाज के जो निचले तबके हैं, जो कमजोर जातियां हैं, उनका जुड़ाव इस पीठ से बहुत जबरदस्त है। ये 3 जो राजपूत महंत हुए हैं इसमें, महंत अवैधनाथ और उनसे पहले जो हुए थे, और ये राजपूत महंत रहे हैं। यहां तक कि इसमें मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी, और सनातन धर्म के खिलाफ एक तरह से इस पीठ ने एक तरह का विद्रोह किया था। बाद में इन 3 महंतों के नेतृत्व में इसका कोई सनातनीकरण पीठ का हुआ है, लेकिन अभी भी जो कमजोर जातियां हैं उनका इस पीठ से बहुत ही गहरा जुड़ाव है। तो योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कुछ इसी तरह का है। हिलाल शायद मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि आपने लोगों को एक धर्मगुरु भी दिया, और उसी धर्मगुरु में आपने लोगों को एक राजनीतिक मुखिया भी दिया। तो एक तरह का ये इस्लामिक विचार है। ये जो खलीफा का विचार है ना, खलीफा जो है वो रिलीजियस हेड भी है और साथ में पॉलिटिकल हेड भी है। तो योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो धर्मगुरु भी है, और साथ में इस फैसले की तारीफ करेंगे कि अच्छा एक तारीफ, ये फैसला तारीफ के काबिल है कि नहीं, ये तो 6-7 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उतनी आपको उस पे आपत्ति नहीं है। अभी हमें इस फैसले का विश्लेषण करना चाहिए, इसको खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने फैसला किया है उनके सामने भी बहुत बड़ा संकट है। हिलाल, क्या आपको क्या लगता है? क्या मैं एक ब्रेक लूंगी, उसके पहले एक छोटी टिप्पणी हिलाल से कि आपको इसके पीछे सोच क्या है? 2019 की बात की कमाल ने, अखिलेश से भी मैं बात कर रही थी, कह रहे कि बीजेपी उसको देख के चल रही है, किस तरह का फायदा होगा जिस सोच की बात अभय कर रहे हैं? अभय जी जो कह रहे हैं उसमें सिर्फ एक फैक्चुअल चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप सारे चुनाव के फेजेस देखें और उसमें अंतिम 2 चरण देखें, तो उसमें बीजेपी को मिलने वाला मत प्रतिशत पहले 3 या 4 फेजेस से कम है। जबकि हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे। तो ईस्टर्न यूपी में एक तो ये पक्ष वेस्ट के मुकाबले उनको कम वोट मिला। दूसरी अहम बात जो थी उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक जो हम कहते हैं संघ परिवार, तो वो वाकई में उसमें कंटेस्टेशन भी देखना चाहिए कि उसमें अलग अलग धड़े जो हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच में हमेशा एक तनाव की स्थिति रहती है। तो ऐसे में आपको परिवार को कहीं अगर एकजुट करना है
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे कंसिडरेशन को लेते हुए 2019 में अगर आप जाएंगे तो आपको एक यूनिटी दिखानी तो वो पड़ेगी। सबको जोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, हिंदू महासभा भी और नहीं, आपको याद होगा कि एक खास किस्म का, क्योंकि उनके लोगों ने बीजेपी के विरोध में अपने उम्मीदवार भी खड़े किए थे, हाँ। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जिस क्षेत्र से वोट भी कम मिल रहे हैं, जहां पर कि आपके वैचारिक दृष्टिकोण से दूसरा व्यक्ति भी उसी विचारधारा को लेकर खड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कि उनको कहीं ना कहीं पर अपीस किया जाए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी इस पर। और योगी अकेले एक ऐसे वहां पर से शख्स थे, अखिलेश, जो कि योगी योगी का नारा भी सुनाई देता था जब मोदी जी वहां थे तो भी, तो एक अकेले शायद उस तरह के वो शख्स वहां पर थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ शरद प्रधान भी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, ब्रेक के बाद बात करेंगे।